कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अदिति को अंदर कमरे में भेज दिया गया। वह असमंजस में पड़ी हुई थी। सबकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, पर एक और बात उसे परेशान कर रही थी कि वह जाए या न जाए। जाती है तो इन लोगों के मन में उसके प्रति दुर्भावनाएं आ जाएगी, और रुकती है तो अपने पति को सच बताए बिना नहीं रह पाएगी, और वह अर्जुन को संकट में नहीं डालना चाहती थी। इतना तो उसे समझ आ गया था कि जिस रस्म प्रथा के पीछे गांव वाले पागल है, उसके पीछे कुछ तो है। अपने मन की आवाज वह सुन रही थी, जो कुछ गलत होने का संकेत दे रहा था। वह अर्जुन के क्रोध से भी डर रही थी। अगर उसने उसकी बातों को सच नहीं माना तो कहीं वह उस पर अविश्वास कर बैठा तो पति की आंखों में अपने लिए अपमान का भाव नहीं देख सकती। उसका यहाँ से चले जाना ही ठीक है। उसे अपने मन की उलझन दूर करनी है, चाहे माँ से बात करके या फिर डॉक्टर को दिखाकर। तू क्या सोच में पड़ी है अदिति? सामान बांध अपना और जा बाबूजी के साथ। अर्जुन आकर बोला। माँ जी, बाबूजी, सब लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे जी। और आप? अदिति धीरे से बोली। वो सब मुझ पे छोड़ दे अदिति, तू जा, बेकार में अपना दिमाग मत खपा। मैं 8-10 दिन बाद शहर आऊंगा, तब देखेंगे। अदिति का मन अर्जुन की प्यार भरी बोली सुन अपने मन की उलझन बताने को करने लगा, पर तभी आनंदी आ गई। नई दुल्हन को उसका भाई बुलावे है। देवर जी आप जाओ। अर्जुन चला गया तो आनंदी अंदर आकर बोली, नई दुल्हन तू कमजोर निकली। तू सबने नाराज करके कैसे खुश रह पावेगी? तेरे जावे से रहस्यमयी प्रथा को उल्लंघन होवेगा। माँ जी बाबूजी ने कैसी कैसी बातें सुनने पड़ेगी। अब भी समय है, मना कर दे। दीदी मैं क्या करूं? मैं अगर उनसे अपने मन की शंका ना बताऊं तो भी तो आफत आएगी, और अगर नहीं बताऊं तो ये धोखा है उनके साथ। उनको गुस्सा जानी हो आप, संकट तो तब भी आएगा। तू क्यों सोचे है फालतू बात? गांव की सब नई दुल्हन जावे है प्रथा करवे। आज तक शिकायत नहीं करी किसी ने। मैं खुद गई, वट है तो ऐसा कुछ ना हुआ। तू कहानी बनाना बंद कर, सोच ले। आनंदी यह कहकर चली गई। विदाई की तैयारी हो गई थी। गांव के लोग नाराज से नजर लग रहे थे। सब धीरे धीरे अपने अपने घर को जा रहे थे। बोलने वाले 4 बातें भी सुना रहे थे। भगत सिंह और सावित्री असहाय से सब देख सुन रहे थे। अर्जुन नई दुल्हन का सामान उठा लाया। नई दुल्हन भी पीछे पीछे आ गई। उसने सावित्री के पैर छूने चाहे, पर वह दूर हट गई। भगत सिंह, सावित्री, माधव, आनंदी किसी ने पैर नहीं छुआए। माँ जी मने माफ कर दियो, आप लोग नाराज मत हो। यह कहकर नई दुल्हन चौखट से बाहर पैर बढ़ाने लगी कि सावित्री का स्वर गूंजा, जे चौखट से तू बाहर जा रही है, अब अंदर ना आ पाएगी। परिवार की इज्जत उछाल, परंपरा का अपमान कर, देवता पर अविश्वास कर, तू चैन से ना रह पाएगी। तू चल अदिति, बाबूजी गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं, चल आजा। अर्जुन ने नई दुल्हन का हाथ पकड़ा और बाहर ले गया। नई दुल्हन का चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। उसे नहीं पता था कि यह आंसू अब उसके जीवन भर के साथी बनने वाले हैं। नई दुल्हन तो चली गई, लेकिन घर में कलेश पसर गया था। अर्जुन के माता पिता उससे नाराज थे, पर अर्जुन वह कुछ और ही सोच रहा था। अगले दिन वह सुबह बिना बताए घर से निकल गया। वह उस मंदिर तक जाने वाली पक्की सड़क तक जाना चाहता था। वह पता लगाना चाहता था कि आखिर उस मंदिर के पीछे क्या है।
अर्जुन गांव से बाहर निकल गया। गांव का चक्कर मारकर वह पक्की सड़क पर आ पहुंचा था। उसने सड़क के किनारे खड़े ठेले वाले से पूछा, ये रास्ता मंदिर को जाता है क्या? उसने कहा, हाँ जाता तो है, पर हर कोई नहीं जा सकता वहाँ। यह रास्ता जहाँ से मंदिर के लिए मुड़ता है, वहाँ आगे गेट लगा है और चौकीदार भी है। अब तो अर्जुन का माथा घूम गया, शक और भी गहरा गया। अगर मंदिर के पीछे कुछ भी नहीं तो इतनी सुरक्षा क्यों? वह लौट आया। यह काम ऐसे नहीं होगा, उसे प्लानिंग करनी होगी और मदद भी चाहिए होगी। गांव में तो कोई सुनेगा नहीं, उसे अपने शहर के दोस्तों से ही परामर्श करना होगा। यही सोचकर वह घर आया और शहर के लिए निकल गया। उधर पद्मनी जीजी लौट आई थी। उन्हें जब सावित्री के घर की बातें पता चली तो गुस्से में वे सावित्री के घर जा पहुंची। ए अर्जुन की माँ, ए भगत, थे लोगों ने गांव की परंपरा तोड़ दी है। कल पंचायत में इसका फैसला होवे, तैयार रहो सब लोग। सावित्री कांपती हुई आई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। पद्मनी जीजी, हमारे परिवार की कोई गलती को नहीं, आपकी बात सच्ची थी, हमें वह शादी नहीं करनी चाहिए थी। पद्मनी जीजी रहम, हम नई दुल्हन से कोई नातों को नहीं रखे। हे अर्जुन की माँ, पंचायत तो बैठेगी, थे सब लोग गांव में उल्टी गंगा बहा रहे हो। नई पीढ़ी के सीखेगी, परंपरा पर विश्वास, प्रथा को झूठ मानेगी, कड़े फैसलों होगो। मैं पहले ही बोली। अर्जुन ने समझा, लेकिन तेरो जोर को नहीं चले। गांव वाला पर विपदा आए, मैं बर्दाश्त को नहीं करूं। पद्मनी जीजी के वहां आने की खबर आग की तरह फैल गई। भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ कभी किसी बात का सच जानने की कोशिश नहीं करती, वह बस आंख मूंद कर चलती है। जो दिखता है उसमें उसे विश्वास होता है। सभी लोग पंचायत की मांग एक स्वर में करने लगे थे। भगत सिंह का परिवार अलग थलग पड़ गया था, एक भी आदमी उनके साथ नहीं था। पद्मनी जीजी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ चुकी थी। वैसे गांव में उनकी बात पर अविश्वास करने वाला कोई नहीं था। अंधभक्त लोग कमियां नहीं देखते, झूठ को भी सच मान लेते हैं। इसीलिए झूठों की फौज में सच हमेशा अकेला ही खड़ा होता है। अर्जुन ने तो अभी सच के रास्ते पर पहला कदम उठाया था और उसका परिवार इसका दंड भोग रहा था। भगत सिंह और सावित्री पहले ही आशंकित थे कि अब उनके साथ बुरा होने वाला है। वह रात उस परिवार के लिए अत्यंत भारी थी। अर्जुन अपने दोस्तों के पास गया था। कोई उस पर विश्वास कर रहा था तो कोई उसे बेवकूफ कह रहा था। निष्कर्ष यही निकल रहा था कि वह खुद को क्यों खतरे में डाल रहा है। अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करे। अदिति अपने घर पहुंच गई थी। माँ के गले लगकर वह फूट फूट कर रोई थी, लेकिन वह माँ से भी खुलकर कुछ कह नहीं पाई। माता पिता को कितना दुख होगा, पता नहीं वह कभी उसे वहां जाने देंगे या नहीं। जाने कितनी शंकाएं उसे मन की बात कहने से रोक रही थी। अदिति लड़ रही थी अपने आप से, उन मर्यादाओं से जो उसके इर्द गिर्द लकीर खींची हुई थी, जिनके उल्लंघन का परिणाम भी उसे डरा रहा था। सावित्री की क्रोध भरी आवाज उसे अब भी डरा रही थी। अदिति आज अपनी माँ के पास लेटी थी। बेटी की उदास सूरत देख माँ चिंतित थी। बिटिया, नई बिहता की सूरत इतनी उदास तो कभी ना देखी। तू क्यों उदास है? मुझे बता, कैसे है जमाई बाबू का स्वभाव और कैसे है तेरे ससुराल वाले? माँ, मैं थक गई हूँ, तू अभी मुझसे कुछ ना पूछ, बस मेरा सिर सहला दे जैसे बचपन में सहलाती थी। मैं सोना चाहती हूँ। उसकी माँ के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। सो ना पाई? अच्छा, अब समझ में आया, तू जमाई बाबू को याद करके उदास है। सोने ना दिया उन्होंने, मैं भी पागल हूँ, कैसे प्रश्न कर बैठी। माँ की बात सुन अदिति ने आंखें खोली। माँ, आप भी ना, आप जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मन में कहानी मत बनाओ। वो तो तेरे चेहरे से दिख रहा है बिटिया, तू अब बिहाता हो गई है पूरी तरह से। स्त्री पुरुष के संगम की छाप मेरी आंखों से छुपी नहीं है। अदिति की माँ सीमा ने कहकर अपनी आंखें बंद कर ली।
अदिति माँ की बात से चौंक उठी थी। चौंकी ही नहीं, कांप उठी थी। उसने माँ से एक बार फिर सच बताने की कोशिश करनी चाही, पर माँ के चेहरे पर संतोष का भाव पसरा हुआ था। वह फिर उलझन में पड़ गई। क्या करे वह? उधर सावित्री और भगत सिंह जानते थे कि अब पंचायत में पंच भी पद्मनी जी के बोल ही बोलेंगे। उनका हुक्का पानी बंद कर समाज से बाहर कर दिया जाएगा। कोई उनसे संबंध नहीं रखेगा। कल से जिंदगी कठिन होने वाली है। पर अगर पंचायत ने कोई समाधान बताया तो वो क्या कहोगा? अर्जुन के दोस्तों ने तरह तरह की राय उसे दी थी। वह समझ गया था कि यह लोग उसकी बात की गहराई नहीं समझ पा रहे थे। वह उदास सा लेटा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मन में अदिति का ख्याल भी आ रहा था। यही तो है वो, मिलाए क्या जाकर। लेकिन वे लोग समझेंगे कि मैं अदिति को लेने आया हूँ। फिर अभी तो उसे ले जा भी नहीं सकता। पहले यह काम करना है। तू तू कब आया? तूने कहा था कि 10 दिन बाद आएगा। अर्जुन का रूममेट अंकित अंदर आते हुए बोला। अंकित प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता था। ऐसा उसने अर्जुन को ही नहीं, सबको बता रखा था। बस कुछ काम था, इसीलिए आया था। कल सुबह चला जाऊंगा। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। तू खुश नहीं दिख रहा। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकता है, अगर तू चाहे तो। यह कहकर वह अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा। अर्जुन चुप रहा। थोड़ी देर बाद जब उठा तो उसकी नजर अंकित की मेज पर रखे हुए पैकेट्स पर पड़ी। वह उन्हें देखने लगा। अरे, ऐसे क्या देख रहा है भाई? आज मुझे एक काम मिला है। एक जगह के लिए हिडन कैमरे लगानी है। बहुत बड़ा शोरूम है और उसका पूरा सेटअप तैयार करना है। अंकित ने अर्जुन की उत्सुकता को देखकर कहा। ये काम करता है भाई? क्या इन्हें कहीं भी लगा सकते हैं? अर्जुन के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। हाँ भाई, पर इंटरनेट का प्रबंध होना चाहिए। अगर इंटरनेट होगा तो हम कहीं से भी इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। पर बिना इंटरनेट के चलने वाले कैमरे भी आते हैं। उन्हें लगाकर रिकॉर्डिंग तो की जा सकती है। अंकित ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। अच्छा, तू पूछ रहा था ना कि मैं परेशान क्यों हूँ? सुनेगा मेरी बात? करेगा मेरी मदद? मैं बस सच जानना चाहता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है भाई। तू क्या कह रहा है? मेरी समझ में तेरी बातें नहीं आ रही भाई। तू मुझे सच बता सकता है? पूरी बात जाने बिना तेरी मदद के लिए हामी भर दूं? यह कैसे हो सकता है? पहले मुझे पूरी बात जाननी है। तो सुन, पर क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ? देख भाई, अगर बात भरोसे की है तो यह तो तू ही सोच कि मैं भरोसे के लायक हूँ भी या नहीं। मैं कोई कसम खाकर या वादा करके तुझे भरोसा दिलाने की कोशिश नहीं करूँगा। अंकित हमेशा से स्पष्टवादी था। वास्तव में बोलकर किसी को भरोसा दिलाना तो बेईमानी है। भरोसा तो व्यवहार पर निर्भर होता है। अर्जुन कुछ देर उधेड़-बुन में रहा, पर वह जानता था कि अंकित बिना बताए तो सहयोग नहीं करेगा और वह अकेले कुछ कर भी नहीं सकता। पद्मनी जी के इस प्रपंच को ध्वस्त करने में उसे सबूत चाहिए और सबूत वह अकेले नहीं ला सकता। उसे तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा और अंकित इस मामले में एक्सपर्ट है। अंकित यार, मुझे तेरी मदद चाहिए भाई। मेरे गांव में एक प्रथा है। यह कहकर अर्जुन ने अंकित को सारी बातें विस्तार से बताई। ओ, तो तुझे लगता है कि प्रथा केवल दिखावा है? उसके आड़ में वहाँ कुछ गलत हो रहा है? अंकित भी अचंभित था। हाँ भाई, गांव वाले पैसा पाकर चुप हो जाते हैं।
और उनका अंधविश्वास उन्हें कुछ सोचने नहीं देता। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, कहाँ से लाते हैं लोग इतना दिमाग? यह तो सरासर आस्था के साथ खिलवाड़ है। बेचारे भोले भाले गांव के लोग भगवान को भी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बना लेते हैं। अगर तेरी बातें सच है तो यह बहुत बड़ा खेल है भाई। अंकित सोच में पड़ गया था। अंकित अर्जुन की मदद के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसके पास उस दिन समय नहीं था। उसे पहले अपना काम पूरा करना था। उसने अर्जुन को बता दिया था। अर्जुन कह भी क्या सकता था? अंकित को भी अपनी ड्यूटी करनी थी। अंकित काम पर जाने लगा तो उसने अर्जुन के उदास चेहरे की ओर देखा। फिर कुछ सोचकर बोला, तू ऑफिस जाएगा या घर पर ही रहेगा? मैं यही हूँ। ऑफिस तो 10 दिन बाद ही ज्वाइन करूँगा। अर्जुन ने अनमने मन से कहा, ऐसा कर, तू चल मेरे साथ। मैं कैमरे इंस्टॉल करूँगा तो तू भी समझ लेना और देखना ये कैसे काम करती है। तुझे मुश्किल नहीं होगी। फिर हाँ तो मैं हर समय नहीं रहूँगा वहाँ। अंकित का प्रस्ताव बढ़िया था। अर्जुन तैयार हो गया। उसे सीखना था। वह बिना समझे तो हो नहीं सकता था। इधर गांव में सुबह हो गई थी। गांव के मैदान में लोग इकट्ठे होने लगे थे। सबको देखना था कि भगत सिंह के परिवार के साथ क्या होता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि तमाशाई तो आसानी से जुट जाती है, पर मददगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। भगत सिंह, सावित्री और माधव भी पहुंच गए थे। थोड़ी देर में पद्मनी जीजी पंचों के साथ आती दिखी। भगत सिंह और सावित्री हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके चेहरे से डर झलक रहा था। पंचों ने सारी बातें सुनी। फिर उनमें से जो सरपंच था उसने भगत सिंह से कहा, भगत सिंह, गांव में जो प्रथा इतने वर्षों से चली आ रही है उसका अपमान किया है तुम्हारे परिवार ने, तो तुम्हें अब सरपंच की बात अधूरी ही रह गई। माफ कर दो सरपंच साहब, हमें प्रथा पर अविश्वास नहीं है। हमने प्रथा पूरी तरह से निभाई है। कहाँ पूरी हुई? क्यों भाई लोगों? नई दुल्हन उसी दिन चली गई। क्यों गई? उसे और अर्जुन को प्रथा पर संदेह था, इसीलिए सब जाने है कि उसी दिन नई दुल्हन परिवार में मिलती है। ये तो पूरी तरह से गांव की परंपरा को अपमान है। एक पंच ने खड़े होकर कहा, भगत सिंह, तुम कितना भी कहो, जब गांव में नई दुल्हन आवे तो पग फेरे तभी होवे जब दोनों को मिलन हो जावे। यहाँ तो नई दुल्हन सुहाग रात से पहले मायके चली गई। गांव के सभी लोग यह जानते हैं। यह ठीक नहीं है। कल को आने वाली सभी लड़कियां प्रथा पर अविश्वास करेगी। इसके लिए तुम्हारे परिवार को दंड मिलेगा। दूसरा पंच बोला, पर इसमें हमारे परिवार को के दोष? नई दुल्हन ने प्रथा पे कौन ही अविश्वास कियो? वाके परिवार की रीति भी तो कछु होवे है। इसी कारण समधी जी अपनी बिटिया ने ले गए। भगत सिंह ने किसी तरह बात को संभालने की कोशिश की। देखो भगत सिंह, तुमने पहले शहर की लड़की गांव में लाकर परंपरा तोड़ी। आदरणीय पद्मनी जीजी इस ब्याह से सहमत नहीं थी। क्यों भाई लोग? सही कहा मैंने। पंच फिर से बोला, हाँ हाँ, हमारे गांव में ना तो आसपास के गांव से ही करवे की प्रथा है। हम शहर की लड़की कौन ही लावे गांव में? पद्मनी जीजी की आज्ञा को उल्लंघन कियो है भगत सिंह और वाके छोरी ने। गांव के कुछ लोग हाँ में हाँ मिलाकर एक साथ बोल पड़े। तुम सब लोग बताओ, जब से पद्मनी जीजी के दादाजी
ने गांव में मंदिर बनवाया और यह प्रथा शुरू हुई, तब से गांव की दशा सुधरी के बिगड़ी। पंच ने गांव के लोगों से सवाल किया, पद्मनी जीजी तो हमारे लिए देवी समान है। इस गांव में क्या आसपास के गांव में भी 2 वक्त की रोटी को नहीं मिलती थी? इनके कारण ही आज गांव वाले चैन से जी रहे हैं। पद्मनी जीजी के परिवार ने जो प्रथा चलाई वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। हम क्षमा नहीं करेंगे उसको जो प्रथा को हानि पहुंचाए या शक की नजर से देखे। गांव के अधिकांश पुरुष इस बात से सहमत थे। तो फिर तुम लोग बताओ, इसका फैसला पंचायत करे या पद्मनी जीजी? हम तो यह मानते हैं कि पद्मनी जीजी का अपमान किया है उस शहर की लड़की ने और साथ दिया है इस भगत सिंह के परिवार ने। एक पंच बोला तो सारे पंचों ने हाँ में हाँ मिलाई। पद्मनी जीजी को अपमान गांव को अपमान है, देवता का अपमान है और दंड देने का अधिकार पद्मनी जीजी को है। ऐसो दंड दो पद्मनी जीजी की गांव में कोई भी प्रथा पर अंगुली ना उठा पाए। एक बुजुर्ग जो मुखिया था उस गांव का सबको संबोधित करके बोला, वो तो ठीक है लेकिन यह प्रथा औरतों की है, तो हम चाहते हैं कि गांव की औरतें भी अपना मत रखें। औरतें ही औरतों को बेहतर समझती है। वे बताए कि गांव की नई दुल्हन को ऐसा करने का अधिकार है क्या? पंच ने औरतों की तरफ देखते हुए कहा। औरतों में खुसुर फुसुर होने लगी। फिर दादी सा, जो पूरे गांव में ही दादी सा कही जाती थी, आगे आई। हम सबको यही मानना है कि प्रथा तो प्रथा होवे है। हम बूढ़े हो गए, हमने कभी प्रथा पर उंगली को नहीं उठाई, और जब हमने भगत सिंह की लुगाई को ऐसा करने से रोका तो उसने हमारी बात पर ध्यान को नहीं दिया। पत्नी अपनी मनमानी तभी करे जब उसका पति उसे ऐसो करने दे, तो गलती तो परिवार की है। हाँ हाँ, अर्जुन ने तो जासूसी करने की भी कोशिश की। वो नई दुल्हन की पालकी के पीछे पीछे मंदिर तक गयो। ये अविश्वास नहीं तो और के है। पद्मनी जीजी के साथ रहने वाली एक औरत घूंघट की ओट से बोली, तो फिर तय रहा, आज से और अभी से भगत सिंह को हुक्का पानी बंद किया जाता है। इनके साथ गांव का कोई व्यक्ति संबंध नहीं रखेगा। पंच ने आदेश सुनाया। अरे माई बाप, रहम करो हमारे ऊपर, हम कैसे गांव में रहेंगे? हमें बिरादरी से बाहर मत करो, जुर्माना लगा दे भले से। सावित्री रोती हुई पद्मनी जीजी के पैरों में गिर पड़ी। अब क्यों रोवे है अर्जुन की माई? तन्ने हमारी बात समझ में कौन ही आवे। थाको छोरा शहर में, नई दुल्हन शहर में, थे लोग अभी शहर चले जाओ। गांव में तुमसे कोई नाता को नहीं रखोगे। पद्मनी जीजी की गरजती हुई आवाज गूंजी। अरे पद्मनी जीजी, गांव की माटी में जन्मे और यही मरेंगे। प्रायश्चित बता दो आप, पर ये सजा को नहीं दो। भगत सिंह और सावित्री पद्मनी जीजी के पैरों में पड़े थे। एक रास्ता है, मानोगे हमारी बात तो जात बाहर नहीं करे जाओगे। पद्मनी जीजी की कुटिलता से भरपूर आवाज गूंजी। थे जो बोलो पद्मनी जीजी, सब मंजूर। माफी पंच परमेश्वर, माफी पद्मनी जीजी। तो अर्जुन को दूसरो ब्याह करा मारी बताई छोरी से, और जे ब्याह 10 दिना में होवे। मंजूर तो सब माप, नहीं तो सजा बरकरार है। सोच लियो थे लोगा,
सब सहमत हैं इस फैसले से। पद्मनी जीजी ने सबकी ओर देखते हुए कहा। यह सुनकर भगत सिंह और सावित्री सुन रह गए। पर पद्मनी जीजी नई दुल्हन के होगो, एक के होते दूजो बिहा, जे रीति भी कोनी गांव में। सावित्री ने पद्मनी जीजी के पैर पकड़कर कहा, देख लो गांव के सब लोग, अब भी हमारे निर्णय पर संदेह करे जे लोग। सुन री अर्जुन की माई, मारो निर्णय अटल है। रही दूजे बिहा की बात तो जरूरत पड़े पर सब दूजो बिहा करे है। अब तू अपनी जरूरत देख या फिर। पद्मनी जीजी उठ खड़ी हुई थी। तुम लोगों के पास 7 दिन का समय है। अर्जुन, तुम लोगों के पास 8 दिन का समय है। अर्जुन के फेरे डलवाओ। अगर हाँ करते हो तो तुम्हें जात से बाहर नहीं करेंगे, और नहीं तो अभी से यह फैसला लागू होता है। आज ही पद्मनी जीजी की बताई लड़की से रिश्ता पक्का करो। सरपंच ने फैसला सुना दिया था। भगत सिंह और सावित्री जानते थे कि जात बाहर होकर जीना कितना मुश्किल है। इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति थी। भगत सिंह ने सावित्री को देखा। पद्मनी जीजी, थाको आदेश सिर माथे, आप जो कहो। बस एक लाइन बोलकर भगत सिंह चुप हो गया। तो हो गया फैसला। यह फैसला गांव को सदा याद रहेगा और कोई प्रथा और रीति रिवाज पर उंगली नहीं उठाएगा। सरपंच ये कहकर उठ खड़े हुए। मैं थारे घर 2 बजे पहुंचूंगी। थे गोद भराई की तैयारी करो, आज ही तय होगो ना तो। यह कहकर पद्मनी जीजी चली गई। सभा खत्म हो गई। भगत सिंह और सावित्री माधव के साथ घर आ गए। कदम थके हुए थे। अर्जुन भी नहीं था। मालूम था उन्हें कि उसे मनाना मुश्किल था, पर वे अब उस शहर की लड़की को मनुष्य समझ रहे थे जिसके आने से परिवार पर संकट आ गया था। साथ ही वे ये भी जानते थे कि एक बार अगर यह संबंध जुड़ गया तो उन्हें अर्जुन का दूसरा ब्याह करना पड़ेगा। दोपहर में पद्मनी जीजी आ धमकी। उन्होंने सारा सामान कह कहकर जुटवाया। साथ ही वे कह रही थी कि देख अर्जुन की माई, मन छोटो करवे की कोई जरूरत कोनी। जे बिहा थारे परिवार का भाग्य बदल देगो। और एक बात, अब यह बात समझ लो, अब जे रिश्ता होकर रहे। वे लोग पास के गांव में पहुंच चुके थे। हरिया जैसे इंतजार में बैठा था। 3 मंजिला मकान, ट्रैक्टर गाड़ी सब था। उसके पास भगत सिंह और सावित्री हैरत में थे। उसकी शानो शौकत देखकर। देखो जे है देवता को भक्त। अगर मैं बोलूं कि अभी रात है तो भी अविश्वास को नहीं करे। 4 छोरी और 3 छोरा है इसके। 3 छोरी बिहादी, 3 बिंदनी भी आ गई है। सब गई प्रथा वास्ते। और देख आज सब देवता का तेज है। पद्मनी जीजी बोले जा रही थी। चाय पानी के बाद लड़की को लाया गया। उस शहर की लड़की और इस लड़की में जमीन आसमान का अंतर था। धक्का सा लगा सावित्री को। कहाँ उसका सुंदर अर्जुन और कहाँ ये। लड़की का नाम सुकन्या था। नाटा कद, गहरा रंग, चपटी सी नाक, सफेद चमकते दांत, और लग नहीं रहा था कि वह कोई सीधी सादी लड़की है। माँ जी, देवर जी नहीं मानेंगे, यह तो बदसूरत है, शर्म लिहाज भी कोनी। आनंदी फुसफुसाई कान में। चुप कर, जब मान मर्यादा दांव पर लगी हो तो के करे। दाना पानी भी बंद हो जाएगो, गांव वाले दुश्मन बन जाएगा। और पद्मनी जीजी भी बिना कुछ पूछे ताछे दिल पर पत्थर रख सावित्री और भगत सिंह ने रिश्ता पक्का कर दिया। हरिया ने भी नारियल, कपड़े, 2 लाख रुपए और सोने की अंगूठी अर्जुन के लिए दे दी। 4 दिन बाद ही शादी की तारीख तय हो गई। देख, अपने अपने ही होवे, बिना लड़का देखे था के घर लक्ष्मी पधार गई। लड़की रंग की दबी है पर था के घर में
वाकई पैर पड़ेंगे तो किसी बात की कमी को नहीं रहेगी। पद्मनी जी आज अपनी जीत पर बड़ी खुश थी। उधर अर्जुन शाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे पता भी नहीं था कि भाग्य ने उसे दोहराई पर ला खड़ा किया। उसे अभी गांव में हुए घटनाक्रम का अंदेशा भी नहीं था। सब लोग घर आ गए थे। आनंदी ने एक दो बार फिर बोलने की कोशिश की, पर सावित्री ने उसे डांट दिया। पद्मनी जी के सेवक कुछ सामान ले आए थे। भगत सिंह उसे रख रहा था। 4 दिन में ब्याह था, तैयारियां करनी थी। ब्याह का खर्चा वैसे भी हरिया उठा रहा था। अर्जुन शाम ढले अपने दोस्त अंकित के साथ घर पहुंचा तो घर के सन्नाटे और आंगन में रखे सामान को देखकर अचंभित हो उठा। भाभी, ये सामान क्यों है घर में? और सब लोग ऐसे चुप क्यों है? देवर जी, भारी से मत पूछो, माँ जी बाबूजी से बात करो आप। था के पीछे विपत्ति आ गई अट्ठे। आनंदी यस कहकर चली गई। खाना खाके अंकित को कमरे में आराम करने के लिए बोल वह सावित्री के पास आया। माँ, तुम लोग इतने चुप चुप क्यों हो? और ये सब क्या है? छोरा, अगर तुम्हारे से इस परिवार से प्रेम करे तो ये जान ले कि जो भी कुछ होवेगो वो थारे और परिवार के भले के लिए होगो। सावित्री के गोल गोल उत्तर से अर्जुन संतुष्ट ना हुआ। माँ, तू क्या बोल रही है? मुझे ना समझ आ रहा। थे के जानो कि आज कितनो अपमान भया था के बापू का इस परिवार को। थे तो अपनी मर्जी चलावा, परिवार के बारे में सोचे कानी। मैं बोली कि नई दुल्हन ने सवेरे भेज देंगे, पर तू तो जिद कर बैठो। आज जात बिरादरी से बाहर हो गए थे, कैसे जीते फिर? जात बिरादरी से बाहर ऐसो कौन अपराध कियो माँ? ये कैसी रीति है? आदमी अपनी जिंदगी को फैसलो क्या गांव वालों के हिसाब से करेगा? अर्जुन को भी गुस्सा आ रहा था। अपराध? गांव में रीति रिवाज सबसे बड़े होवे, परंपरा से उलट रीत न चले गांव में। पूरे गांव था के फैसले पर आपत्ति कर रहे हो, ठीक भी है। कभी ऐसा ना हो भयो जे गांव में। अब वो कभी ना आवेगी इस गांव में। अरे ये कौन सी बात है माँ? वो मेरी घरवाली है, पत्नी है, परिवार की। ये फैसला गांव वाले कैसे करेंगे? फैसलो तो हो गयो, थारो ना तो टूट गयो वासे। था को ना तो कर दियो है हम सब ने। ब्याह है 4 दिना में। सावित्री की बात अधूरी ही रह गई। माँ, ये क्या बोल रहे है तू? ऐसे कैसे रिश्ता टूट गयो? मेरा ब्याह मैं ब्याह ना करूं, हो चुका मेरा ब्याह। हंसी मजाक समझो है कि ये फैसला किसने किया? मेरी जिंदगी के फैसले कोई दूसरो कैसे करे? तो अर्जुन ऐसा कर, ये रही जहर की दवा, तो हम सब ने मार डाल। फिर तू और वह थारी पत्नी चैन से अपना जीवन जीवे। माँ, दिमाग खराब हो गया के? तू समझे नहीं मेरी बात। तुम लोग मेरी जिंदगी हो, ये फालतू की बात तो तू ना करे। अच्छा, बड़ा दर्द हो रहा थारे दिल में। हमारी बात सुन, यही तो समझा रही हूँ अर्जुन। मरना तो है ही, तू दूसरा ब्याह करे नहीं और हम लोग जात बिरादरी से बाहर होकर अपमान भरी जिंदगी को नहीं जिए। हमारे सामने तो इधर कुआ और उधर खाई है। मैं बात करूं सरपंच से, तू चिंता मत कर माँ, तू मिनिस्टर है। अरे सब गांव वाले, पद्मनी जी और पंचों का फैसला है ये, एक आदमी की बात को नहीं। माँ, कोई तो रास्ता होगा। ये बता, ये अन्याय नहीं, ऐसे रीति रिवाज किस काम के? है ना रास्ता? तेरे हाथ में जहर की शीशी है, मार डाल हम सब ने और तोड़ दे सारी परंपरा। सच बोले है पद्मनी जी,
शहर में विष भरा है। तू भी शहरी है, कौन समझे म्हारा दर्द, परिवार को मान सम्मान। अब जा यहाँ से, तेरे पास सुबह तक का टाइम है, कल लड़की वाले आ रहे हैं शगुन लेके। अर्जुन भारी मन और भारी कदमों से कमरे में आ गया। अंकित सो गया था। अर्जुन को कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। 5 दिन, बस 5 दिन में उसे कोई ऐसे सबूत जुटाने थे कि पद्मनी जीजी की इस प्रथा का पर्दाफाश हो सके। माँ बाबूजी तो समझेंगे नहीं, और समझे भी कैसे, पीढ़ियों से रहते आ रही है। गांव में उसके परिजन, दादा परदादा सब यहीं रहे और सम्मान से जिए। कोई बात भी ना कर पाया उनके बारे में, और आज पंचायत में इतना अपमान। सही तो कह रही है माँ, अपनी जमीन छोड़ी तो बापू तो बर्दाश्त नहीं कर पावे। उधेड़ बुन में ही सारी रात बीत गई। सवेरे उठा तो किसी ने सीधे मुंह बात भी ना की। गांव में निकला तो सबकी नजरें उपहास उड़ाती सी लगी। नाश्ता करके वो और अंकित निकलने लगे तो सावित्री सपाट स्वर में गूंजा, भागने से काम नहीं चलेगा अर्जुन, कहीं भी जा पर दोपहर तक घर पहुंच जाना। नहीं आए तो बाद में फिर हम सबके अंतिम संस्कार को सामान भी ले आना। अर्जुन कुछ नहीं बोला, निकल गया अंकित के साथ। वह सीधे रास्ते मंदिर नहीं गया, बल्कि जंगल के रास्ते होते हुए मंदिर पहुंचा। किस्मत अच्छी थी, मंदिर सुनसान पड़ा था। अभी 7 ही बजे थे। उसे मालूम था कि 8 बजते बजते यहाँ लोग आने लगेंगे। अंकित ने फटाफट कैमरे निकाले, 2 कैमरे मंदिर में लगा दिए। वे इतने छोटे थे कि आंखों से ना दिखे, और 2 मंदिर के बाहर की दीवार पर लटकी पेड़ की डाल पर लगा दिए। एक कैमरा दूसरी तरफ लगाने ही जा रहे थे कि एक आदमी, जो शायद वहां पहरा देता था, आता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने झट से सामान समेटा और अंकित को सचेत किया। तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो भाई, शहर के दिखते हो। और तुम, अर्जुन की ओर देखकर कुछ सोचते हुए बोला, तुम तो वही हो ना, भगत सिंह के छोरा। अरे राम, तुम तो प्रथा में मानो कोनी, तो मंदिर में क्या करने आए हो थे लोग। तुम जैसे लोग समाज में कलंक है, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसी बात को नहीं काका, गलती को एहसास हो गए हो है, इसीलिए माफी मांगने आए हैं। अर्जुन तुरंत बोला और अंकित को चलने का इशारा किया। दोनों निकल आए। क्या लगता है तुझे यह काम करेगा? अर्जुन ने अंकित से पूछा। करना तो चाहिए, पर अभी प्रॉपर लगे नहीं, कल फिर आना पड़ेगा। तेरे लैपटॉप पर कर दिया है मैंने इनका इंस्टॉलेशन, तूने देख लिया ना कैसे लगाते हैं। कल सुबह लगा देना बाकी दोनों भी। तू जा रहा है क्या? तेरी तो छुट्टी थी आज। हाँ भाई, आज जाऊंगा, तभी तो कल से काम कर पाऊंगा। अर्जुन और अंकित घर आ गए थे। लैपटॉप पर मंदिर और बाहर का दृश्य दिख रहा था। वहाँ कोई चहल पहल नहीं थी, बस एक औरत साफ सफाई करती दिख रही थी। दोपहर तक अंकित चला गया। घर में पद्मनी जीजी आ धमकी थी, उनके साथ के लोग भी। तैयारियां हो रही थी। अर्जुन चहलकदमी कर रहा था। अगर 4 दिनों में कुछ ना मिला तो वह फंस जाएगा। पद्मनी जीजी उसका दूजा ब्याह करवा ही देगी। क्या होगा अदिति का? उधर अदिति अब ना पहले सी हंसती थी और ना बोलती थी। उसकी खामोशी सबको अखर रही थी। अब तक जमाई बाबू को विदा कराने आ जाना चाहिए था। यह बात भी परेशान करने वाली थी। जमाई बाबू से बात कर अदिति, फोन कर ले उन्हें, पता कर कब आएंगे लेने। सीमा उदास देखकर बोली, माँ मैं ना करूँ फोन, मैं वापस भी ना जाऊँ, उनको समय मिलेगा आ जाएंगे। वे बोले मुझसे कि 8-10 दिन में शहर आ रहे हैं, तब तक मैं यहीं रहूं। पर अदिति, तू एक बार तो विदा होके गांव जाती, परिवार तो सारा वहीं है। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। माँ तुम्हें बस मुझे यहाँ से भगाना है। लड़की का कोई परिवार नहीं होता है ना। मेरी शादी हो गई तो अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। वे लोग भी यही कहे
तो मैं कहाँ जाऊं? अदिति नाराज हो गई थी। उसे ही पता था कि आते समय सावित्री ने उससे क्या कहा था। वे लोग तो उसे घर में घुसने भी नहीं देंगे। और ये लोग, बेटा तू समझ नहीं रही, अगर जमाई बाबू के परिवार वाले विदा कराने नहीं आए तो नाते रिश्तेदार बातें बनाने लगेंगे। तेरे पिताजी ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। अरे पग फेरे के बाद विदा होके लड़की ससुराल ही तो जाती है। अब समझ रही हूँ माँ, अब इस घर में मैं पराई हो गई हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई। अरे वे लोग जब आएंगे तब आएंगे। तो मुझे सुना सुना कर क्यों बोल रही हो? तुम ही ऐसी बोलोगी तो सब लोग तो बोलेंगे ही, कहकर अदिति फूट फूट कर रोने लगी। अरे पागल, रोती क्यों है? उसकी माँ उसे चुप करा ही रही थी कि मनोहर लाल जी काम से लौट आए थे। अदिति को रोता देख वे व्याकुल हो उठे। क्या हुआ बिटिया, रो क्यों रही हो? किसने क्या कह दिया? पापा, माँ कह रही है कि अगर ससुराल वाले मुझे आजकल में लेने नहीं आए तो बातें बनेगी। आपसे बोले तो होंगे ना कुछ। क्यों कर रही हो कड़वी बातें तुम? अरे जमाई बाबू बोले थे कि 10 दिन में शहर आ रही है, तब विदा कराएंगे। क्यों भेजना है उस गांव में से? उन्होंने पत्नी को डांटा। आगे क्या होने वाला है? क्या अर्जुन की दूसरी शादी होगी? अदिति का क्या होगा? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।